अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूट्यूब चैनल लर्निंग फॉर अर्निंग। दोस्तों, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग FR2 इस पे दूसरी वीडियो है। इंटेंजिबल एसेट IAS 38 हम पढ़ रहे थे, तो डेफिनेशन हमने मुकम्मल की थी। इसके बाद इंट्रोडक्शन है, ये भी आप पढ़िएगा। इसमें सिंपल बातें हैं। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आएगी तो वो ज़रूर कमेंट्स में पूछिएगा, हम आपको समझाएंगे। उसके बाद स्कोप है इसका कि ये स्टैंडर्ड कहाँ कहाँ पे अप्लाई होना है और कहाँ कहाँ पे नहीं होना। तो इसने कुछ स्टैंडर्ड्स लिखे हैं जिधर ये स्टैंडर्ड्स अप्लाई नहीं होगा, तो इसलिए जब उन स्टैंडर्ड के हवाले से कैलकुलेशन आएगी तो हम IAS 13 के मुताबिक 38 के मुताबिक उनको नहीं करेंगे। जो भी कैलकुलेशन है वो हम IAS 38 के मुताबिक ही करेंगे अपनी बुक्स में, लेकिन अगर इन स्टैंडर्ड्स की कोई ट्रांजैक्शन आएगी तो उसको हम नहीं करेंगे, क्योंकि उसने स्कोप में बताया कि ये स्टैंडर्ड्स की स्कोप में नहीं आते। कमेंट्री ऑन डेफिनेशन पे कमेंट्री की है उसने, एग्जांपल दी हैं, ये भी समझा दिया है। तो मैं ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं पढ़ रहा कि वीडियो लंबी हो जाएगी। मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ कि जो बातें मेन समझाने वाली हैं वो आपसे डिस्कस की जाएँ, और जो आपको ना समझ लगे वो आप अपने कमेंट्स में बता दें और आपको उसका आंसर मिल जाएगा। इसमें एक लफ्ज़ उसने लिखा है 2.33 में, कमेंट्री ऑन डेफिनेशन में, नीचे बिल्कुल एंड पे स्टाफ ट्रेनिंग। वो कहता है कि इन चीज़ों पे हमारा कंट्रोल नहीं है। स्टाफ ट्रेनिंग क्रिएट स्किल्स दैट कुड बी सीन एज एसेट फॉर द एम्प्लॉयर। हाउएवर स्टाफ कुड लीव देयर एम्प्लॉयमेंट एट एनी टाइम टेकिंग दैम द स्किल दे हैव अक्वायर्ड थ्रू। अच्छा जी, उसने बताया था कि एसेट हमने उन चीज़ों को कहना है जिस पे हमारा कंट्रोल भी हो। तो वो कहता है जो हम स्टाफ को ट्रेंड कर देते हैं उस स्टाफ पे हमारा कंट्रोल नहीं है। कोई स्टाफ हमें कब छोड़ जाए हमें कुछ पता नहीं है, तो इसलिए स्टाफ ट्रेनिंग को हम एसेट का हिस्सा नहीं बनाएंगे, क्योंकि स्टाफ पे ट्रेनिंग नहीं है। कस्टमर लिस्ट से क्या मुराद होती है जी? आपके जो कस्टमर होते हैं, आपके पास फ़र्ज़ करें एक कस्टमर है, 1000 कस्टमर है, जितने भी कस्टमर हैं वो आपकी कस्टमर लिस्ट का हिस्सा होते हैं। सिमिलरली कंट्रोल इज़ नॉट अचीव। इसी तरह वो कहता है कि जो कस्टमर लिस्ट है उस पर भी हमारा कंट्रोल नहीं होता। सिंस द मोस्ट कस्टमर नॉट अप्लाई टू मेक फ्यूचर परचेज, मतलब कोई भी कस्टमर आपको कभी भी छोड़ सकता है, मे बी फ्यूचर से आप से परचेज़ ना करें, किसी और से परचेज़ कर ले, तो कस्टमर भी हैं वो भी हमारा, कस्टमर लिस्ट जो है वो भी हमारा एसेट नहीं होते। उसने फिर उसकी एग्जांपल भी दी हैं। उसके बाद वो बता देता है आपको कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्या हैं। दे में इंक्लूड रेवेन्यू एंड कॉस्ट सेविंग। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट में दो बातें उसने बताई हैं कि आम तौर पर जब बंदा फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स का लफ्ज़ बोलता है तो उसके जहन में फ़ायदे ही आते हैं। तो कहता है कि अगर आप कोई कॉस्ट भी सेव कर रहे हैं तो वो भी आपका फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट ही है। ये बात उसने कही है। एविडेंस ऑफ द प्रोबेबिलिटी दैट इकोनॉमिक बेनिफिट विल फ्लो टू द कंपनी मे कम फ्रॉम। कैसे पता चलेगा कि फ्यूचर में बेनिफिट होगा कि नहीं? आप किसी चीज़ के बारे में मार्केट रिसर्च करें, आपको मार्केट से पता चल रहा होगा कि ये चीज़ बिल्कुल मार्केट में चल रही है और फ्यूचर में भी इंशाल्लाह चलेगी, तो आपको पता चल जाएगा। फिजिबिलिटी स्टडीज़, आप कोई फिजिबिलिटी जो है उस चीज़ के बारे में उनको पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे हमारे बिज़नेस है, इधर स्कूल्स का लोग बिज़नेस करते हैं, तो स्कूल्स की हमको फिजिबिलिटी देख लें, अपने एरिया में 10-20 स्कूल्स देख लें, तो हमें पता है कि बड़ा अच्छा बिज़नेस कर रहे हैं। तो ये एक फिजिबिलिटी स्टडीज़ होती हैं। अ बिज़नेस प्लान शोइंग दी टेक्निकल, फाइनेंशियल एंड अदर रिसोर्सेज नीडेड एंड हाउ दे कंपनी विल ऑब्टेन। अच्छा जी, आप प्लान्स को देख सकते हैं। 3 चीज़ उसने मेन बताई है कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जो है वो हम कैसे देख सकते हैं कि फ्यूचर में बेनिफिट इन चीज़ों से होगा कि नहीं। मार्केट से देख सकते हैं, फिजिबिलिटी स्टडी से, और उसका जो बिज़नेस प्लान है वो भी शो कर रहा होता है। इसके बाद वो कहता है नीड टू बी आइडेंटिफाइएबल एन इंटेंजिबल एसेट मस्ट आल्सो बी आइडेंटिफाइएबल। इंटेंजिबल जो एसेट है वो आइडेंटिफाइएबल होना चाहिए। ये हमने पीछे डेफिनेशन में पढ़ा था। इंटेंजिबल बाय देयर वेरी नेचर डोंट फिजिकली एग्जिस्ट। 34 इम्पोर्टेंट दैट आइडेंटिफाइएबल सेटिस्फाइड। IAS 38 कहता है कि आइडेंटिफाइएबल का क्राइटेरिया क्या है। मैंने कल भी ये एक्सप्लेन कर दिया था पिछली वीडियो में कि स्पेयरेबल हो, वो अलहदा हो सके, नीचे डेफिनेशन भी लिखी है, या किसी कॉन्ट्रैक्ट से या लीगल राइट से आपको मिला हो। फॉर सपोज किसी अदारे के साथ आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था, वहाँ से आपने वो एक आपने एसेट बनवाया, या कोई आपका लीगल राइट था, कोई प्रॉपर्टी आपके पास आ गई, कोई चीज़ आप किस्तों पे ली है, वो किस्तें जब मुकम्मल होगी तो आपके नाम होगी, तो वो एक लीगल राइट्स की वजह से भी आ सकता है। इसकी और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। टू बी स्पेयरेबल वो कहता है कि कैसे होगा कि वो सोल्ड हो सके, ट्रांसफ़र हो सके। ये असल में कल मैंने सारी बातें डिटेल में डिस्कस कर ली थी। इसके बाद वो कहता है विदाउट फिजिकल सब्सटेंस का मतलब है कि नॉन फिजिकल फॉर्म इंक्रीज द डिफ़िकल्टी ऑफ आइडेंटिफाइंग द एसेट।
अच्छा जी, सर्टन इंटेंजिबल एसेट में बी contained in or upon article which may physically substance. Example, floppy disk. Whether such assets are treated as tangible or intangible require that judgment is based on which element is most significant. तो ये बात बता रहा है कि ये डिपेंड करेगा कि वो उनकी सिग्निफिकेंस है कि नहीं. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर फॉर अ कंप्यूटर कंट्रोल्ड मशीन टूल एंड कांट ऑपरेट विदाउट. तो इसमें उसने बताया कि जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है उसके बगैर कंप्यूटर नहीं ऑपरेट कर सकता, और जो उसके रिलेटेड हार्डवेयर हैं उसके बगैर भी वो नहीं कर सकता. द सेम अप्लाइज टू ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ द कंप्यूटर. तो ये सिर्फ एक समझाने की बात कर रहा है, ठीक है जी, कि विदाउट फिजिकल सब्सटेंस जो है उसका मतलब क्या है. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर अदर दैन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ एन इंटेंजिबल एसेट दैट सेम लाइक अप्लाइज टू लाइसेंस पर पिक्चर अक्वायर इंटेंजिबल जनरेटेड बाय रिपोर्टिंग कंपनी. तो ये उसने आपको जस्ट समझाया. इसके बाद उसने बताया कि इंटेंजिबल एसेट कौन कौन से हैं जी. पेटेंट हैं, ट्रेडमार्क हैं, कॉपीराइट है, लाइसेंस है, फ्रेंचाइज है, गुडविल है. ये भी पढ़ लीजिएगा, सिंपल बातें हैं, डेफिनेशन लिखी हुई हैं, पढ़ के जस्ट आपने इंग्लिश में तर्जमा करना है उसको, इसलिए मैं नहीं उसको एक्सप्लेन कर रहा. ना समझ लगेगा तो कमेंट्स में बता दीजिएगा. रिकग्निशन क्राइटेरिया फॉर. अच्छा जी, कैसे रिकग्नाइज करना है आपने कि ये इंटेंजिबल एसेट है कि नहीं. रिकग्निशन है, एन इंटेंजिबल एसेट इज़ रिकग्नाइज्ड व्हेन कंप्लाई विद डेफिनेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट एंड मेट्स द रिकग्निशन क्राइटेरिया. रिकग्निशन क्राइटेरिया आ गया जी. सबसे पहले उसने बड़ी यहाँ बात की है कि जो इंटेंजिबल आपका एसेट है वो सबसे पहले तो एसेट होना चाहिए. एसेट कैसे होगा, डेफिनेशन में आपको बता दिया था कि क्या चीज़ें हैं, उनसे पता चलेगा ये एक एसेट है. जब वो एसेट बन जाएगा तो उसके बाद देखना है कि इंटेंजिबल भी है कि नहीं है. उसका रिकग्निशन क्राइटेरिया क्या है. इट इज़ प्रोबेबली दैट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, कि मुस्तकबिल में हमको फ़ायदा मिले, ये मुमकिन हो, और उसकी कॉस्ट का हमें पता चल सके. अगर तो ये दो चीज़ें होगी तो वो इंटेंजिबल एसेट हम रिकग्नाइज कर लेंगे. इसके बाद कहता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मस्ट बी असेस्ड यूजिंग रीज़नेबल एंड सपोर्टेबल अजम्पशंस. यानी कि रीज़नेबल जो सपोर्टेबल अजम्पशंस होती हैं, जो मफरूज़ात होते हैं, जो हमने फ़र्ज़ किए होते हैं, उनसे भी हमको मिल सकते हैं. सबसे पहले जब आपने एसेट लेना है तो उसको उसकी कॉस्ट पर रिकग्नाइज़ करना है. ये मेजरमेंट है जी इंटेंजिबल एसेट की, कि उसकी कॉस्ट पर उसको आपने रिकग्नाइज़ करना है. मीन्स ऑफ एक्वायरिंग इंटेंजिबल एसेट. कैसे कैसे आप इंटेंजिबल एसेट ले सकते हैं. परचेज़ भी आप कर सकते हैं जी उसको. एक्वायर इन एक्सचेंज फॉर, किसी एसेट के साथ उसको तबादला कर सकते हैं, अपना दे दिया, किसी और का एसेट ले लिया, इस तरह से. गिव टू अ कंपनी बाय वे ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट. गवर्नमेंट ग्रांट से आपको एसेट मिल सकता है. इंटरनली जनरेटेड आप खुद बना सकते हैं. और एक्वायर इन बिजनेस कॉम्बिनेशन, जब आप किसी बिज़नेस को एक्वायर करते हैं तो उसमें भी आपको एसेट आ जाते हैं. तो ये चीज़ें हैं, मीन्स हैं इनटेंजिबल एसेट एक्वायर करने के. इसके बाद वो बताता है सेपरेट एक्विजिशन क्या है, उसको कैसे रिकग्नाइज़ करना है. ये भी सिंपल पढ़ने वाली बातें हैं. कॉस्ट के बारे में उसने बताया है जी, सिंपल बातें लिखी हुई हैं, आपने ये 16 में सारी पढ़ी हुई हैं. इस परचेज़ प्राइस इंक्लूडिंग इंपोर्ट ड्यूटीज़. इंपोर्ट ड्यूटीज़ क्या होती है, जब आप कोई चीज़ बाहर से मंगवाते हैं तो उस पर जो आपको चार्जेस पे करना पड़ते हैं कस्टम वालों को. एंड नॉन रिफंडेबल परचेज टैक्सेस. परचेज टैक्सेस जो होते हैं जो कि रिफ़ंड नहीं होते. आफ्टर गेटिंग एनी ट्रेड डिस्काउंट एंड रेबेट्स, जो भी आपको डिस्काउंट मिले वो इससे आपने माइनस करना है, और जो राइट मिले वो भी माइनस करनी है. तो जो प्राइस बाकी बच जाती है वो है इसकी जी परचेज़ प्राइस, जिसको ये कह देते हैं. अगर कोई प्रोफेशनल फ़ी है फॉर लीगल सर्विसेज आपने ली है किसी प्रोफेशनल से, मसलन आपने किसी वकील को हायर किया है, किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को हायर किया है, किसी प्रोफेशनल को हायर किया है, तो उनकी जो सर्विसेज हैं उनकी फ़ीस है वो भी इसकी कॉस्ट का हिस्सा बनेगी. एक तो उसकी परचेज़ प्राइस प्लस प्रोफेशनल फ़ीस. कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग वेदर द एसेट फंक्शनिंग प्रॉपरली. जो टेस्टिंग कॉस्ट होती है, बहुत सारे एसेट ऐसे होते हैं कि उनको टेस्ट करना पड़ता है, उनको टेस्ट करने पर भी एक कॉस्ट आती है, तो वो भी इसकी कॉस्ट का ही हिस्सा बनती है. तो ये चीज़ थी कि टेस्टिंग कॉस्ट को टेस्ट करना कि एसेट काम ठीक कर रहा है, जिसको उसने लिखा कि वेदर दी फंक्शनिंग प्रॉपरली. इसके बाद रिकग्निशन ऑफ कॉस्ट एसेट सीज वन टेंजिबल एसेट इज कंडीशन नेसेसरी. अच्छा जी, जब आप खुद एसेट बना रहे होते हैं ना, तो आप उसकी कॉस्ट को रिकग्नाइज आ रहा है, आपने करना होता है कि ये एसेट पे मेरी इतनी कॉस्ट आ चुकी है. फॉर सपोज ये एसेट हमारा 1 मिल का बना है, 2 मिल का बना है, 10 मिलियन का बना है, आपने ये उसकी कॉस्ट रिकग्नाइज करनी होती है. तो कहता है कॉस्ट को आप रिकग्नाइज करना सीज तब से कर देंगे जब से एसेट जो है वो उस तरह बन जाए कि जब से मैनेजमेंट बनाना चाहती है. मसलन एक आपने कमरा बनाना है, तो कमरे के लिए ज़रूरी है कि उसकी दीवारें हों, छत हों, लाइट का इंतज़ाम हो, उसमें कोई हवा के लिए कोई पंखा एसी वगैरह लगा हो. तो ये तो
लाजमी है कि उस कमरे को कंप्लीट करने के लिए चीज़ें चाहिए थी। अब ये आपने कर ली हैं। अब आप आगे कहें कि नहीं जी हमने इसमें कोई आर्ट का वर्क करवाना है, कोई मुजस्समा साजी करवानी है, कोई डिज़ाइनिंग बनवानी है, तो भाई वो उस एसेट के लिए यानी कि उस कमरे की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो आप अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं। उनके बगैर भी कमरा तो कंप्लीट हो चुका है। तो मैनेजमेंट को चाहिए एक कमरा, तो उसने ये सिर्फ बताया है आपको कि जब तक वो मुकम्मल हो जाए उस तक के ख़र्चे जो हैं वो उसकी कॉस्ट होगी, उसके बाद जो खर्चे होंगे वो उसका हिस्सा नहीं। बट डेफर्ड कॉस्ट क्या है, आपने लोन लिया है, चीज़ बनाई है, तो वो लोन की कॉस्ट शामिल इसमें नहीं होगी। एक्सचेंज ट्रांजैक्शन है जी, जब आप एसेट एक्सचेंज करते हैं तो उसको कौन सी वैल्यू पे लिखना है, अहम चीज़ है ये। फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट गिवन अप। अच्छा जी, आपने एक एसेट ले लिया है, एक एसेट आपने दिया है, आपने जो एसेट दिया था आपको उसकी वैल्यू का नहीं पता, या आपने जो एसेट लिया है उसको आपको उसकी वैल्यू का नहीं, सॉरी, जो एसेट आपने लिया है आपके पास है एसेट, एक एसेट आपके पास है, एक आपने आगे से लेना है। जो आपके पास है जारी बात है आपको उसकी वैल्यू का तो ज़रूर पता होगा कि ये मैंने कितने का लिया था, इसकी कॉस्ट क्या थी, या अब तक कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज करके बाकी इसकी वैल्यू अब तक क्या है। जो एसेट आपके पास है आपको उसकी वैल्यू का पता है, जो आपने लेना है आपको उसकी वैल्यू का फ़र्ज़ करें नहीं पता। तो स्टैंडर्ड कहता है कि जब आप एक्सचेंज ट्रांजैक्शन करें दी वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप, कि जो आपने एसेट दिया है जो उसकी वैल्यू थी वही उसकी वैल्यू कंसिडर कर लेंगे जो आपने एसेट लिया है। ठीक है, क्योंकि जो एसेट लिया उसकी वैल्यू का एग्जैक्ट आपको नहीं पता। तो जो आपने दिया है, आपने फॉर सपोज के एक आपके पास एक गाड़ी थी, वो थी 1 मिलियन की, आपने जो दूसरा एसेट लिया है उसकी वैल्यू इजीली सेसेबल नहीं है। तो जब आप गाड़ी देंगे, अब उसकी वैल्यू का आपको नहीं कंफर्म पता, तो आप समझेंगे कि ये भी मैंने 1 मिलियन की ही चीज़ ली है। मसलन आपने किसी से लैंड ली है या कोई और एसेट लिया है, तो जो आपने एसेट दिया है उसका आपको वैल्यू का पता है, वही आप कंसिडर करेंगे जो आपने उसको लिया है। एक्सचेंज केस में ये सिर्फ बात हो रही है। द फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट एक्वायर्ड इफ़ इट इज़ मोर क्लियरली एविडेंट। वो कहता है कि उसकी जो फेयर वैल्यू है उसका अगर आपको पता है, और द कैरिंग अमाउंट। अच्छा जी, द फेयर वैल्यू ऑफ एसेट एक्वायर्ड इफ़ इट इज़ मोर, हाँ जी वही बात कर रहा है कि जो आपने एसेट एक्वायर किया है उसका आपको वैल्यू का नहीं पता, या द कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट गिवन अप इज़ नाइदर ऑफ द एसेट अवेलेबल और नॉर द ट्रांजैक्शन कमर्शियल सब्सटेंस। कैरिंग अगर आपने को नहीं पता कि जो आप एसेट ले रहे हैं उसकी कैरिंग वैल्यू क्या है, तो जो आपने दिया एसेट आपको उसकी तो कैरिंग वैल्यू का पता है, तो आप वही कैरिंग वैल्यू उसकी कंसिडर कर लेंगे। ग्रांट्स बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ग्रांट्स आपको बताता है कि अगर आपको ने कोई एसेट ऐसा बनाया है जो कि गवर्नमेंट की ग्रांट से आप बना रहे हैं, जैसे कि कोई एयरपोर्ट लैंडिंग राइट है, लाइसेंस टू ऑपरेट रेडियो टेलीविज़न स्टेशन है, इंपोर्ट लाइसेंस है, वगैरह वगैरह, तो उसकी कॉस्ट बता रहा है कि अगर इस तरह गवर्नमेंट ग्रांट से कोई आपको एसेट आता है तो उसकी जो कॉस्ट है वो आपने कैसे कंसिडर करनी है। वो बताता है इंटेंजिबल एसेट एंड ग्रांट टू बी रिकॉर्डेड एट फेयर वैल्यू इनिशियली और एट अ नॉमिनल अमाउंट। ठीक है जी, उसकी जो फेयर वैल्यू होगी इनिशियली वो होगी, प्लस एनी एक्सपेंडिचर दैट इज़ डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल प्रेपरिंग द एसेट फॉर इट्स इंटेंडेड यूज़। एसेट की कॉस्ट और कोई उस पर जो ख़र्चा आएगा जो कि उसके यूज़ के लिए ज़रूरी होगा वो उसकी कॉस्ट का हिस्सा बनेगा। सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर है जी, जब एसेट मुकम्मल हो गया, बन गया, चलना शुरू हो गया, 1 साल बाद, 2 साल बाद, या आगे जाके जो कोई उस पर एक्सपेंडिचर आएंगे वो सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर होंगे। सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर इज़ नॉट कैपिटलाइज इफ़ इट मेजर एंड एट्रीब्यूट टू एन एसेट एंड इनहेंस द वैल्यू ऑफ द एसेट दैट वुड बी रिलेट टू द केस। The nature of intangible asset is such that make cases there is no addition to save asset replacement। अच्छा जी, कुछ एसेट ऐसे होते हैं कि उनके जो पार्ट होते हैं वो एक टाइम के बाद रिप्लेस करना लाजमी हो जाते हैं। जैसे जहाज़ है उसके कुछ पार्ट्स होते हैं, या कोई भट्टी है उसका कोई पार्ट है, तो वो एक ख़ास टाइम के बाद आपने पार्ट रिप्लेस करना है। तो मोस्ट सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर लाइक फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, तो उसमें भी देखना है कि इसमें हमें फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होने चाहिए, तो ज़ाहिर है वो तो होते ही हैं। Also often difficult to attribute subsequent expenditure directly to the particular tangible asset। मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर एक्सपेंस आउट इन प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा जी, अगर तो कोई पार्ट रिप्लेस करना है एसेट का,
तो वो हिस्से का उसकी कॉस्ट का हिस्सा बन जाएगा। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है, फॉर सपोज आप कहते हैं कि जिस गाड़ी के 1 साल बाद पार्ट्स लाजमी चेंज होते हैं, तो वो भी जो कॉस्ट आएगी उसकी कॉस्ट का हिस्सा ही बनेगी। और जो आम डेली लाइफ के मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर होते हैं वो कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनते। ये सिंपल बातें हैं, पहले भी पढ़ी हुई हैं, वो प्रॉफिट एंड लॉस में ही जाएंगे। दोस्तों ये आज एक छोटी सी वीडियो थी। इसके बाद आगे है जी इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट, कि जो आपने खुद जनरेट किए हुए इंटेंजिबल एसेट, उनसे क्या मुराद है। इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट वो बताता है कौन कौन से हैं, गुडविल है, ब्रांड नेम है, वगैरह वगैरह। जैसे गुडविल आप 10 साल से काम कर रहे हैं तो आपकी गुडविल बन जाती है, ठीक है, तो आपका इंटरनली जनरेट हो जाता है। इसी तरह आपका ब्रांड है, 10 साल से आपके पास एक ब्रांड चल रहा है, तो वो भी एक आपका इंटरनली जनरेटेड एसेट होता है। जब ब्रांड की भी एक ज़ाहिर है वैल्यू होती है। कस्टमर जो आपके पास होते हैं, ठीक है जी, पब्लिशिंग टाइटल जो आपके पास होते हैं, ये सारी चीज़ें इंटरनली जनरेट हुई होती हैं, तो वो उन्हीं की बात करता है। वो कहता है IAS 38 प्रोवाइड फर्दर गाइडेंस ऑन हाउ टू असेस वेदर अदर इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट मेट्स दी, आगे इसका रिकग्निशन क्राइटेरिया है वो बता रहा है। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है जी उसके बाद। दोस्तों बड़ा अहम टॉपिक है ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट का। इंशाल्लाह अपने अगले चैप्टर में हम ये इसको करेंगे कंप्लीट। इस वीडियो पर कोई कमेंट्स हो, क्वेश्चन हो तो ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।